हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी ने लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया है। ओके। और ये बेसिकली जो फॉर्म है ये जो 2025 का पेट एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेसिस पे ये जो भी कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट जो 2025 का पेट हुआ एग्ज़ाम, अगर उसमें अपीयर नहीं होंगे तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज इस फॉर्म का जो भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल एनालिसिस हम करेंगे और इस पर्टिकुलर फॉर्म के हर एक पॉइंट को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी ये फॉर्म आया हुआ है लोअर पीसीएस का, इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल के मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिमांड किया है वो ग्रेजुएशन की किया है। ओके। यानी जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट होंगे वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ग्रेजुएट्स होने के साथ साथ वो पेट 2025 के एग्ज़ाम में वो अपीयर हुए हों, उनको उनके मार्क्स बेसिकली जो एब्सोल्यूट मार्क्स हैं और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो दोनों उनके पास होना ज़रूरी है। ये मस्ट क्राइटेरिया है। ओके। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके। तो एक एक करके हम लोग इस पूरे फॉर्म को आज हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेसिकली कि लोअर पीसीएस स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा, और ये आज ही इसका फॉर्म जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है बेसिकली 30 मार्च 2026 को हुआ है। लेकिन ये अभी फॉर्म भरने में यानी इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिनिमम अभी आपके पास 2 महीने का समय है। यानी ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो ये 29 मई 2026 से ये फॉर्म भरा जाना शुरू किया जाएगा। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट इसका 18 जून है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म जो है वो 29 मई को शुरुआत होगा और इसके अलावा ये 18 जून को ये एंड हो जाएगा। इसके बाद जो फीस सबमिट कर लेंगे, फाइनली आपको इन्हीं दोनों डेट के बीच में आपको फीस भी अपनी सबमिट कर देनी है। और इसके बाद कोई अगर उसमें संशोधन करना है तो आपको एक मौका दिया जाएगा लगभग 1 वीक का, यानी 25 जून तक आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप उसमें कुछ मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं। ओके। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेट हैं। वैसे ये ऑनलाइन फॉर्म कभी से मतलब एक लगभग 3-4 घंटे हो गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट आपके सामने लेके आया क्योंकि आपको हर एक पॉइंट में बताने की कोशिश करूँगा। ओके। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये जो मैंने आपको डेट बता दिया है ये सारी डेट आपको ध्यान होनी चाहिए। अभी काफ़ी लंबे समय है, खैर उस पर उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो एक एक करके जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा मैं आपको डिटेल मतलब इसके बारे में बताता चलूँगा। तो अगर ओवरऑल इस पूरे फॉर्म के जो रिक्त पद हैं यानी कितने पदों पे ये आया है, तो आपके पास देखने को मिल रहा होगा ये कि 2225 पद पे ये अध्याचन आया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 2285 पद आया है। काफ़ी लंबी वैकेंसी है ये, और मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये बहुत अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट आया है। तो ये जो अपर पीसीएस होता है उसके नीचे वाले जो पद होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं बेसिकली। तो टोटल 2285 पद है इसमें। और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे थोड़ा सा इसको आप डिटेल में देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि इस फॉर्म के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्यता अर्हता, यानी जो ग्रेजुएशन की डिमांड किया है तो वो कैंडिडेट जो ग्रेजुएट कर रखे हैं मिनिमम। अभी आगे हम उसके बारे में भी डिटेल करेंगे कि किस पद के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिमांड है और कितनी मिनिमम एज और ये मैक्सिमम एज की कितनी डिमांड है वो भी हम बताएंगे आपको। एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाए और कोई कन्फ्यूजन न रहे, सारे पॉइंट आपको क्लेरिफाई हो पाए। ओके। तो इसमें कह रहा है कि वही अभ्यर्थी इस ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं जो वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी पेट जो है 2025 के एग्ज़ाम में वो सम्मिलित हुए हों। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि उन्हें आयोग द्वारा पेट 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। ओके। ये भी कंपलसरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे कुछ मैं हाईलाइट कर रखा हूँ कि पेट 2025 में जो वास्तविक यानी एब्सोल्यूट स्कोर है या नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है उसमें 0 या उससे कम यानी ऋणात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि पेट 2025 में जिन भी कैंडिडेट का 0 मार्क्स आया है या निगेटिव मार्क्स आया है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ।
तो खैर उनको ऑलरेडी पता ही होगा, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का जीरो या निगेटिव मार्क होगा वो अप्लाई ही क्यों करेगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, और ये जो आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश है उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो जब ये फॉर्म अप्लाई होगा तो अप्लीकेंट या जो लॉगिन कर पाएंगे वो अपने पेट रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे ही कर पाएंगे। यानी जो आप 2025 का पेट एग्ज़ाम दिए हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी को लॉगिन करके ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उससे क्या होगा कि उसमें आप कुछ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना रखे होंगे, उसी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर कुछ OTP के माध्यम से आपको लॉगिन करने के लिए कुछ कोड भेजा जाएगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये समझ, बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ है उसमें इन्फॉर्मेशन बताने लायक नहीं है। जैसे भी आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई करते जाएंगे आपके सामने ये दिखता जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो आवेदन शुल्क की अगर बात किया जाए तो सभी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो अनारक्षित UAR जनरल हों या OBC हों या SC ST हों, सबके लिए 25 रुपये मिनिमम इसका फॉर्म फीस रखा गया है। बेसिकली ये फॉर्म फीस नहीं है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस मीडियम के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो मीडियम अपना चार्ज काट लेगा, यानी वो शुल्क ले लेगा। ओके, तो वो मिनिमम 25 रुपये। इसमें गवर्नमेंट फॉर्म के लिए अभी कुछ नहीं रखा है। जब एक नंबर ऑफ कह लीजिए कि कैंडिडेट्स को वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे पेट मार्क्स के अनुसार, तब आपको फॉर्म भरने के लिए, वो मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए आपसे फ़ीस की डिमांड करेंगे। ओके, तो अभी जो आप फॉर्म आपको भरा जाएगा वो उसके लिए मिनिमम जो फीस है वो 25 रुपये रखा गया है। सभी कैटेगरी के लिए रखा है, आप देख पा रहे होंगे। अनारक्षित या जनरल कैटेगरी, OBC, SC एंड ST सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये यहाँ पर अभी आपको जमा करना होगा। नीचे एक लाइन लिख रखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब एक कट ऑफ जारी किया जाएगा पेट 2025 के स्कोर के बेस पे, नंबर ऑफ़ सीट के रिगार्डिंग देखा जाएगा, तो एक पेट का कट ऑफ जारी किया जाएगा और उसमें ये जो कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी उस कट ऑफ के अंदर वो आते होंगे, तो वो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बेसिकली, और उनको ही ये मुख्य परीक्षा का जो फीस होगा, आवेदन करना होगा, वो उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको मेंस का एडमिट कार्ड दिया जाना यानी जारी किया जाएगा, उसके पहले तक आप उस मुख्य परीक्षा है तो जो फीस है उसको सबमिट कर पाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत पैनिक नहीं होना है कि कब भरना है कब नहीं भरना है। जब आप मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उससे पहले तक आपको ये चांस दिया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा का जो फीस है उसको सबमिट कर पाएँ। ओके, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, बाकी वही सेम चीज़ दिया है कि कैसे प्रिंट आउट करना है, क्या करना है। जब आप फीस सबमिट कर पाएंगे तभी आपको प्रिंट आउट करने का वो फॉर्म ऑप्शन दिखेगा। अगर आप फीस को नहीं सबमिट करेंगे तब तक वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ओके, पदों के विवरण की बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा बेसिकली, और ये जो आपके सामने कुछ ये पदनाम दिख रहे होंगे। पदनाम ये है जैसे सहायक कोषागार लेखाकार की अगर बात किया जाए तो ये जो है ये 2800 पे स्केल पे है। ये सर्विस जो है ये इसका जो ग्रेड पे होगा ये 2800 होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो न्यूनतम सैलरी है मतलब ये बेसिक पे होगा ये 29,200 होगा, अधिकतम 92,300 होगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए तो अलग अलग कैटेगरी की अगर बात करें तो जैसे जनरल की बात कर लीजिए यहाँ पे, या SC की बात कर लीजिए, ST की बात कर लीजिए, OBC की कर लीजिए, या EWS की कर लीजिए, और फाइनल जो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो सहायक कोषागार लेखाकार की अगर हम लोग बात करें तो ये सारी नंबर ऑफ सीट को मिला लिया जाए तो 548 जो पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो सहायक कोषागार लेखाकार का जो टोटल पोस्ट है वो 548 है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड पोस्ट की तरफ, जो है लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पोस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 419 है। तो सहायक कोषागार का हो गया 548, लेखा परीक्षक का हो गया 419। इसके बाद हम लोग देखते हैं
अमीन या नीलामकर्ता, इसकी जो टोटल पोस्ट है 323 है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 2800 पे ग्रेड पे की मतलब नौकरी है। ओके, इसके बाद जो अगला पद है वो अधिशासी अधिकारी की बात करें, ये इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट पोस्ट यही है। इसका जो ग्रेड पे लेवल है वो 6 है और ये 4200 पे स्केल पे मतलब ये सर्विस है। यानी आप कहने का मतलब इसी को हम लोग शॉर्टकट में ईओ बोल देते हैं। और इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन पोस्ट यही है और इसी के लिए सबसे ज़्यादा देखेंगे कंपटीशन होने वाला है। ओके, इसका नाम है अधिशासी अधिकारी। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल वो है आपकी 238 और ये आपके सामने दिख रहा होगा। ये अलग अलग कैटेगरी का जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये सब मिला के है। आपको ये मैं टेलीग्राम पे ये मतलब पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है अगला पोस्ट है वो आपका है लिपिक सह टंकण या रोकड़िया सह लिपिक लेखा परीक्षक। ये जो पद है ये बेसिकली इसका अगर देखेंगे तो ये आपका आई थिंक ये लगभग आपका पड़ जाएगा 2600 पे स्केल पे और इसका लेवल जो है 4 है और इसकी जो नंबर ऑफ सीट है वो 229 है। इसके बाद जो अगला पद है वो आपका है सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी। इसका जो ग्रेड पे लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 6 पे है ये और इसका जो 35,400 पे लेवल पे आपको देख पा रहे होंगे। इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 168 है। इसके बाद जो अगला पद है आपका सहायक प्रबंधक या गैर तकनीकी वाला है, इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 134 है। इसके बाद जो अगला पद है आपका सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन। इसका जो नंबर ऑफ सीट है वो है आपका 3। इसके बाद फाइनली अगर आप देखेंगे आगे की तो केंद्र प्रभारी की बात करें तो इसका जो है 92 है। ओके, और एक है आपका जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 85 है। इसके बाद फाइनली अगर आप देखेंगे तो मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 की बात करें तो इसमें 46 है। ओके, तो इसमें जो कुछ क्वालिफिकेशन है लगभग ऑलमोस्ट सभी में ग्रेजुएशन की मांग किया है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा जहां पे थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पोस्ट ऐसे नहीं है, 2 ही 3 है, मैं अभी आपको उसको डिटेल में बता दूंगा। ओके, बाकी ये कुछ विज्ञप्तियां हैं जो कि क्षैतिज आरक्षण के बेसिस पे है। कहने का मतलब है कि जैसे स्वतंत्रता संघ यानी फ्रीडम फाइटर जो आश्रित होते हैं उनके लिए है, या जो अलग अलग कैटेगरी के जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ सीट आरक्षित किया गया है। इसके अलावा कुछ आप देखेंगे भूतपूर्व सैनिक हैं या महिला हैं या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उन सब के लिए अलग अलग पद पे अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पे दे रखा है। तो वो उसमें आप जिस भी कैटेगरी में आते होंगे आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। और अब हम लोग आगे मूव करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसकी। यहाँ पे आप इससे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस कैटेगरी में आप ब्लाइंड करते हैं। जैसे कि ब्लाइंड हो गए, लो विज़न हो गया, डीफ बधिर यानी जो थोड़ा सा कम सुनते हैं, या हार्ड ऑफ हियरिंग की बात कर लिए, 1 आर्म अफेक्टेड हो गया, 1 लेग अफेक्टेड हो गया, लेप्रोसी क्योर्ड हो गया, डॉर्फिज्म हो गया, एसिड अटैक विक्टिम हो गया, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर लीजिए, सेरिब्रल पाल्सी की बात कर लीजिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात कर लीजिए। ये अलग अलग तरीके के आपको देख पा रहे होंगे, श्रेणी दे रखा है, कैटेगरी दे रखा है और वही कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऊपर वाले नंबर ऑफ पोस्ट को आप देख पा रहे होंगे। तो ये अपने हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्पेशल कैटेगरी मतलब माफ़ कीजिएगा, क्या यहाँ पे आपको अनिवार्य जो अर्हता है उसको देखने को मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ज़्यादातर जितनी भी पोस्ट हैं उसमें जो है वो ग्रेजुएशन मांग रखा है, सभी में लगभग ग्रेजुएशन मांग रखा है। आप यहाँ पे देखिए सहायक कोषागार लेखाकार जो पद है इसके लिए क्या मांगा है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन, आप अगर सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आप इस पद को मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। तो ये मिनिमम देख पा रहे होंगे कि सहायक कोषागार लेखाकार के लिए सिंपली ग्रेजुएट मांगा है। इसके बाद आगे चलते हैं, लेखा परीक्षक की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपसे वो ग्रेजुएशन ही डिमांड किया है। इसके बाद अमीन या नीलामकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी वो सिंपली आपसे ग्रेजुएशन ही डिमांड किया है। इसके बाद अधिशासी अधिकारी यानी जिसे अभी हम लोग ईओ बोले थे, जो कि इसका बेस्ट पोस्ट है, इस पूरे फॉर्म का जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है अधिशासी अधिकारी, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि वो कैंडिडेट को सिंपली ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उक्त पद पर स्थायीकरण तभी होगा यानी आप परमानेंट तभी होंगे
जब आप नौकरी के 2 साल, या यहाँ पे समय तो नहीं मेंशन किया है लेकिन जनरली 2 साल देता है, उसके अंदर ही आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त करना अनिवार्य है। ओके, कहने का मतलब सिंपली इसके ये है कि आप इस पद के लिए तभी, मतलब पहला तो ये है कि आप सिंपली ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो इस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपकी नौकरी लग गई, आप क्वालिफाई कर गए, आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको नौकरी के दौरान ही ओ लेवल का एक डिप्लोमा जो कंप्यूटर से संबंधित होता है उसको प्राप्त करना होगा। अगर आप ओ लेवल का ये सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेंगे। जनरली बाकी सर्विसेज में 2 साल का समय देता है, यहाँ पे समय मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक समय नहीं बता पाऊँगा। लेकिन यह है कि आपको ओ लेवल की जो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट है उसको आपको कैरी करना होगा, उसको आपको प्राप्त करना होगा। सर्विस पाने के बाद भी आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तभी आपको इस सर्विस में परमानेंट किया जाएगा। आगे मूव करते हैं। अगला पद है आपका लिपिक सह टंकण रोकड़िया सह लिपिक लेखा परीक्षक। इसमें भी आप देखेंगे तो सिंपली जो है वो ग्रेजुएशन की ही डिमांड किया है। ओके, इसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे सिंपली ग्रेजुएशन की ही बात किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी सामान्य विशेष चयन की बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो आपसे किसी भी विश्वविद्यालय से आप कह लीजिए कि सिंपली ग्रेजुएट की बात कर रहा है, यानी लिखा है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अपेक्षित होगी। ओके, इसके बाद एक है आपका केंद्र प्रभारी। इसमें क्या लिखा है कि अभ्यर्थी के पास भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि अथवा देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अपेक्षित है। ओके, आगे मूव करते हैं। अगला पद है आपका जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो और ग्रेजुएट हो। यानी इस पद के लिए सिंपली आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो उसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम में आपके पास मैथ होना चाहिए। ओके, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक है और आपको यहाँ पे वो सेग्रीगेट यानी कैटेगराइज कर दिया है। कहने का मतलब है कि जिला सहायक प्रतिरक्षण जो अधिकारी का पद है इसके लिए आप इंटरमीडिएट में आपके पास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास मैथ एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए। ये कुछ आपके पास ऑप्शन होंगे। ओके, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, इसके लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होगा। ओके, इसके बाद एक अगला पोस्ट है आपका मंडी पर्यवेक्षण श्रेणी 2। इसमें क्या लिखा है कि पहला मतलब आप कह लीजिए कि कंडीशन ये रख दिया है कि जो जनरल के कैटेगरी होंगे, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और इंटरमीडिएट में कम से कम 50 अंक होना चाहिए। यानी सिंपली मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है कि आपके पास इंटर में 50% होने चाहिए, 50% मार्क्स, और इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन में भी आपके पास 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओके, जैसे बाकी पदों में था वो मतलब उसमें जो कंडीशन रख दिया था उसमें लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए थे, लेकिन यहाँ पे जो 2 पद दिया है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी और मंडी पर्यवेक्षण अधिकारी, इसमें दोनों में थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए इंटर में 50 होना चाहिए मिनिमम और ग्रेजुएशन में भी 50 होना चाहिए। बाकी जो दूसरी कैटेगरी है जैसे अनुसूचित जाति हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, उनके अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय में कम से कम 45% यानी ग्रेजुएशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 45% मार्क्स की बात कर रहा है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में भी कम से कम 45% ही होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया रख दिया है। कहने का मतलब है कि 2 तरीके का कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% इंटर में होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन में भी 50% होना है, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के लिए इंटर में 45% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 45% होना चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ओके,
और जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी में आपके पास इंटर होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, यानी विज्ञान क्षेत्र से आपको होना चाहिए, उसमें भी आपको मैथ बैकग्राउंड से होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी आपको होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा आयु के बारे में बात कर लेते हैं कि एज कितना चाहिए, कितना हर पद के लिए अलग अलग है। ज़्यादातर पदों के लिए अगर देखा जाए तो 21 साल से लेकर 40 साल है, लेकिन मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सहायक कोषाकार लेखाकार की अगर हम लोग बात करें तो कैंडिडेट की जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 1 जुलाई से होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको देखना होगा वो 1 जुलाई से ही मतलब काउंट कर रहा है, वो 1 जुलाई से। ओके, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज ग्रुप है सहायक कोषागार लेखाकार पद के लिए 1 जुलाई से कम वो 1 जुलाई को 21 साल आयु प्राप्त कर ले, और मैक्सिमम वो 40 साल की आयु उसकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेखा परीक्षक की बात करें तो यहाँ भी जुलाई के प्रथम दिवस की ही बात कर रहा है, यानी लगभग ऑलमोस्ट सभी में, 1-2 पोस्ट को छोड़ के लगभग सभी में 1 जुलाई से ही काउंट किया है। तो 1 जुलाई को 21 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 साल। तो ज़्यादातर पदों में आपको 21 साल से लेके 40 साल तक की एज बाउंडेशन यहाँ पे दे रखा है। 2-3 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, भी अब मैं आपको बता दूंगा। अमीन या नीलामकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी वही सेम कैटेगरी है, 21 साल से 40 साल, और आप 1 जुलाई को अपने मन में पहले से ही बैठा लीजिए। अधिशासी अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे भी 21 साल से लेकर 40 साल होना जरूरी है। लिपिक सह टंकण या रोकड़िया सह लिपिक लेखा लिपिक की बात करें तो यहाँ पे भी 21 साल से लेकर 40 साल होना जरूरी है। इसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे 21 वर्ष से होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। इसके बाद सहायक प्रबंधक या गैर तकनीकी सामान्य विशेष चयन की बात करें तो यहाँ भी 21 साल से लेकर 40 साल ही होना चाहिए। यहाँ पे ये केंद्र प्रभारी वाला जो पद है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है ये अलग अलग कैटेगरी में देखें तो 18 वर्ष की मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इसको देख लीजिएगा। ओके, केंद्र प्रभारी वाले में थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, मिनिमम यहाँ पे 18 वर्ष हो गया है। इसके बाद जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी 21 साल से लेकर 40 साल है। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 की बात करें तो यहाँ पे भी 21 साल से लेकर 40 साल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है। कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी है इसमें डिटेल मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले डिटेल में पढ़ा हूँ, फिर मैं आपके पास इसको लेके आया हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकला और तुरंत मैं व्यूज़ के लिए आपके पास आ गया हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैंने पहले रिसर्च किया है, थोड़ा सा समझा है, खुद समझा है, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आप भटके नहीं कहीं। आपको एक एक चीज़ आपको होना चाहिए। सिर्फ एक ही पद है केंद्र प्रभारी वाला, जहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन में थोड़ा सा 3 साल कम कर दिया गया है। 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 40 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए जनरल कैटेगरी का। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको लगभग मिलेगा। ओके, तो ये आपको इतना बेसिक जानकारी हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जो मेंस होने वाला है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे या किस तरीके का पैटर्न होगा, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो जो आपका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, पहले क्या होता था, पहले लोअर पीसीएस में प्री होता था और मेंस होता था। ओके, तो यहाँ जो प्रीलिम्स वाला था वो पेट 2025 को ही एक बेसिकली देखा जाए तो उसे ही प्रीलिम्स मान लिया गया है। ओके, तो उसी के जो आपका एब्सोल्यूट स्कोर होगा उसी पे कट ऑफ बनाया जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सीट के बेसिस पे उसको एक कट ऑफ बनाया जाएगा। उस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मुख्य परीक्षा में क्या आएगा, किस तरीके का आएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुख्य परीक्षा अगर मेन एग्ज़ाम की बात करें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेन एग्ज़ाम। ओके, मेन एग्ज़ाम की बात करें तो एक पेपर होना है, एक ही पेपर होगा। वो पेपर जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन के अलावा अगर टाइम की बात किया जाए तो 2 घंटे यानी 2 आवर्स का यहाँ पे टाइम शेड्यूल मिलेगा, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। और प्रश्न में देखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का नेचर मतलब सवाल होगा, ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू बेस पे होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके, इसके अलावा हर एक सवाल जो होगा 100 सवाल हैं तो 100 नंबर का है, तो यानी हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का। और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, कितना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आपका सही हो गया एक सवाल तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, अगर आपका गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है।
सिलेबस क्या दिया है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अभी कुछ समय पहले लेखपाल का आया हुआ था, तो लेखपाल का जो आया था मिलता जुलता वैसा ही आपको यहाँ पे भी सिलेबस देखने को मिलेगा। बस 2-3 सब्जेक्ट जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, और 2-3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाया है या बढ़ाया है। ओके, एक एक करके देखते हैं। जैसे लेखपाल से अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे दिया है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यानी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 5 सवाल आएगा, 5 नंबर का। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन राज्य व्यवस्था की बात करें अगर बेसिकली, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे जो है वो लेखपाल से 5 नंबर ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे 10 नंबर का सवाल आएगा, 10 सवाल आएंगे, और लेखपाल में ये 5 था। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करें एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें यानी सामाजिक विकास की, तो यहाँ पे 10 सवाल आएगा। ये लेखपाल में आई थिंक 5 नंबर का है। जनरल साइंस की बात करें तो 5 सवाल आएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी और डिजास्टर प्रबंधन का डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 10 सवाल आपको देखने को मिलेगा। और जो घटना यानी करंट अफेयर्स की बात करें, ये बेसिकली करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, तो करंट अफेयर्स का यहाँ भी 5 ही नंबर का सवाल है, 5 सवाल आएगा। यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया है, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसे लेखपाल से यहाँ पे मतलब वहाँ पे लेखपाल में ये नहीं है, रीजनिंग की बात कराइए, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की बात कराए, लेखपाल में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये इसको ऐड कर दिया गया है, इससे 5 सवाल आएंगे। इसके बाद जो जनरल मैथ होगी उससे 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रीजनिंग हो गया और गणित हो गया, इसको ऐड कर दिया है। सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर का सवाल आएगा, 5 सवाल आएगा। ये लेखपाल वाले में 10 नंबर का था। ओके, और आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट जो आपका होना चाहिए वो है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। ये हर जगह आज के समय में अगर देखें तो यूपी SSSC हर एक एग्ज़ाम में 15 नंबर का 15 सवाल और 15 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर दिया है। और यूपी स्पेशल से जो यूपी से सामान्य जानकारी से संबंधित होगा वो 20 नंबर के 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जिनका ये दोनों पक्ष मजबूत होगा यानी टोटल मिला के अगर 35 सवाल आएंगे और 35 ही मार्क्स के आएंगे, इसमें जो जितना बेहतर कर जाएगा उसके लिए सिलेक्शन लेना उतना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ मोटा तौर पे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे वो भी 100 होंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक आपको मैंने बता दिया, आप इसके बेस पे अपनी तैयारी कीजिएगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम आई थिंक अभी काफ़ी समय बाद होगा। ये है कि जितना भी यहाँ पे दे रखा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो 15 गुना ही लिखा हुआ है, लेकिन जैसे लेखपाल में आया था उसमें भी लिखा था, लेकिन वहाँ पे आई थिंक 45 गुना बुलाया है। तो इसमें भी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा वही चीज़, लगभग मोर और लेस लगभग वही देखने को मिलेगा। हो सकता है 40 से 45 गुना इसमें भी आपको बुलाए। इसका मेरिट थोड़ा सा उसके कंपेयर में कम जाने का चांस ये है, कम जाने के चांस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो लेखपाल पेट वाला एग्ज़ाम है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक क्राइटेरिया मांगा है वो इंटरमीडिएट मांगा है। ओके, आप मेरी बात को समझिएगा और इसको समझने के बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे देखिए जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेट 2025 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन की डिमांड किया था वो इंटरमीडिएट किया था। तो उसमें इंटर के बच्चे भी बैठे थे और 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी बैठे थे, जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं वो भी बैठे थे। ओके, यानी इंटर से ज़्यादा जितनी भी डिग्रियां होती हैं लगभग सभी के बच्चे बैठे थे। लेकिन ये लेखपाल में क्या किया है, लेखपाल में जो कट ऑफ आया है वो 55.12 है। तो वहाँ पे इतने मार्क्स के जो आया है वो कट ऑफ आया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे देखिएगा तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जिनका नहीं हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा भरे हैं और वो भी काफ़ी अच्छे मेहनत करते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो ये जो है इसमें इंटरमीडिएट वालों को रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, तो जो ग्रेजुएट होंगे वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली जो पेट के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो वहाँ पे 55 मार्क्स लिया था, लगभग 2 लाख से ऊपर तक के लिए क्वालिफाई किए थे। ओके, तो यहाँ पे उतना तो नहीं बुलाया गया, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2000 है, वहाँ पे 8000 था। इसका मतलब बेसिकली है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो लेखपाल से यहाँ पे 1/4 है। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो कट ऑफ जो होगी इससे तो ज़्यादा ही जाएगी। लेखपाल से ऑब्वियस सी बात है, ये हायर लेवल का एग्ज़ाम है और इसमें ग्रेजुएशन की डिमांड किया हुआ है। तो ये है कि थोड़ा सा देखिए अभी कितना कट ऑफ जाता है, लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ
मतलब ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, मिनिमम ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इंटरमीडिएट से लेके जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा चांस नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट हैं वो पेड में उनका भी ज़्यादा था। रीज़न यही है कि उसमें से काफ़ी बच्चे बाहर हो जाएंगे और जो कोर बचेंगे आई थिंक वो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसका अगर 45 गुना किया जाए तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि लगभग 1 लाख लोग, आई थिंक मेरे हिसाब से 1 लाख लोग इसके लिए अपीयर होने के चांस हो गया। यानी कमीशन जो है 1 लाख बच्चों को मेंस दिलाएगा और मेरी ऐसी उम्मीद है। और 1 लाख के लिए अगर देखा जाए तो अब मैं ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि 60-70% से ऊपर वाले जो परसेंटाइल वाला होंगे आई थिंक वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 55.12 मार्क्स पाए हैं उनका नंबर अगर देखा जाए तो वो लगभग 2.25 लाख के आसपास देखें, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये अगर देखा जाए ये 4 लाख के आसपास होंगे। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। तो ये 4 लाख के आसपास बच्चे हैं जो हैं वो 55 परसेंटाइल तक हैं। ओके, और इसमें देखा जाएगा तो 1 लाख तक बुलाएगा तो मान के चलिए कि जिनका 2 लाख रैंक होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 65 नंबर जिनके होंगे या परसेंट, मतलब जिनके 65 मार्क्स होंगे ना लगभग, उनको मान के चलिए कि चांस है, हो सकता है मे बी उनको कॉल आए मेरिट लिस्ट, मतलब मेंस के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और जो भी इसका बाकी नोटिफिकेशन आएगा या कुछ और अन्य जानकारियाँ होंगी उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा अपना अनुमान है कि जिनका भी 65% से ज़्यादा नंबर है वो आई थिंक इसके लिए एलिजिबल होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उन सारे बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यही रीज़न है कि वो बाहर हो जाएंगे। तो सिंपली आपको बेसिक ग्रेजुएशन के ऊपर वालों की डिमांड किया जाएगा। तो मेरा अपना अनुमान है बेसिकली कि वो 65% से, मतलब 65 नंबर से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो शायद इसके लिए एलिजिबल हो जाएं। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग नए जानकारी वाले वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही जानकारी आपके लिए शेयर करना था और बेसिकली मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।